गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी कि टेस्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे कि लाइक उनको पता नहीं चला है ना किसका क्या आंसर है और कुछ अदर प्रॉब्लम्स, एंड कई बच्चों ने तो लॉग आउट ऐसे ही कर दिया था, एनालाइज नहीं करा कौन कौन से क्वेश्चंस थे। तो उनके लिए ये वीडियो है। आई एम डिस्कसिंग हियर द फर्स्ट टेस्ट आई हैव टेकन ऑन फ्राइडे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का हमारे पास क्या एग्जाम्पल है। मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या था? टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड्स। ओके, सिर्फ दो ही एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन में ही। दोनों कंबाइन करके दो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं। द वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड द सेकेंड वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। देन डेफिनेटली आंसर आपका ये होगा। ठीक है, मल्टीपल प्रोपोर्शन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। माइक्रो क्या होता है बेटा? ये मैंने आपको पूरा टेबल दिया था, मैंने कहा था कुछ पर्टिकुलर पावर्स याद रख लेना। माइक्रो इज 10⁻⁻6, डेका इज 10⁻1, then mega is 10 raised to power further 6, fourth option, then femto 10 raised to power minus 15, option was fourth, it was third, and giga 10 raised to power 9, fifth option. clear? So ये हो गया आपका। now next question, हाउ कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए कंपाउंड। कंपाउंड्स के कंपोनेंट्स को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? अगर तो आपके पास मिक्सचर होगा तो फिर तो हम फिल्टर, डिस्टिलेशन, हैंड बेकिंग एट्सेट्रा काफ़ी फिजिकल मेथड्स चूज़ कर सकते हैं। लेकिन सपोज एग्जांपल आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में से आपने दोनों एलिमेंट्स को अलग करना है, कार्बन एंड ऑक्सीजन को। तो आप यहाँ पे कोई फिजिकल मेथड नहीं लगा सकते हो, यू हैव टू ऑप्ट अ केमिकल मेथड और अ केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तभी कंपोनेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन 0.0035। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी प्रेजेंट हैं बेटा? यहाँ पे ज़ीरोज़ का प्रॉब्लम बहुत बच्चों को आया होगा। एक रूल पहले याद रख लो कि whenever the zero comes before a non-zero digit then it will be insignificant। अब यहाँ पे 3 and 5 क्या है? आपके नॉन ज़ीरो हैं, और 3 से पहले जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो सारे सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, चाहे डेसिमल है चाहे नहीं है। क्लियर? जो पहले ज़ीरोज़ आते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 एंड। इन द हेबर प्रोसेस द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया। तो इसके लिए तो बेटा आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो जब आप इसको बैलेंस करते हो तो नाइट्रोजन 1 आता है, हाइड्रोजन 3 आते हैं एंड अमोनिया कितने आते हैं? 2। तो ऑलरेडी आपको रेशियो गिवन है। ये कौन सा लॉ है? तो लॉ बेटा यहाँ पे कौन सा आएगा? गेलुसेक्स लॉ। वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द गैसेस कंबाइन विद ईच अदर to form the product in a simple whole number ratio। ठीक है, तो गेलुसेक्स किसके साथ डील करता था? ओनली विद द गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन कंबाइन विद क्लोरीन टू फॉर्म HCl। क्लियर है, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन HCl बनाते हैं, एंड हाइड्रोजन कंबाइन विद सोडियम टू फॉर्म NaH, सोडियम हाइड्राइड। देन इफ सोडियम एंड क्लोरीन ऑल्सो कंबाइन विद ईच अदर दे विल डू सो इन द रेशियो ऑफ देयर मासेस। तो बेटा यहाँ पे ना सिर्फ मतलब स्टेटमेंट इतनी बड़ी बना दी गई है, आंसर इसका बिल्कुल छोटा सा है। सोडियम एंड क्लोरीन अगर कंबाइन करते हैं तो मास रेशियो क्या होता है? सोडियम क्लोरीन कंबाइन करके क्या बनाते हैं? NaCl। सोडियम भी एक है, क्लोरीन भी एक है। सोडियम का मास कितना होता है? 23, और क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5 ग्राम। तो दोनों की रेशियो क्लियर हो गई यहाँ पे, 23:35.5। दोनों के मासेस बताने थे, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। ये तो बहुत इजी था। एलिमेंट कौन सा है इसमें, वो प्लेटिनम है, साफ दिख रहा है, ठीक है। देन कंपाउंड, स्टील इज़ नॉट अ कंपाउंड, स्टील आपका एलॉय है एंड इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है ना। आपको पता नहीं चलता कौन कौन सी चीज़ें मिक्स करी हैं, सब कुछ अलग अलग तो नहीं ना दिखता है। तो ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर है, स्टील इज़ होमोजीनियस मिक्सचर। कार्बन डाइऑक्साइड आपका कंपाउंड है, ठीक है। देन एयर विद डस्ट पार्टिकल्स, एयर वैसे आपका होमोजिनस मिक्सचर है, लेकिन उसमें अगर डस्ट पार्टिकल्स हैं तो वो सेपरेटली एक अलग फेज बनाते हैं, आपको दिखाई दे रहे होते हैं। तो इट मीन्स ये आपका क्या आ जाएगा, हेट्रोजिनस मिक्सचर। क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट, तो ये नेक्स्ट टॉपिक का हो गया, लेकिन आई थिंक मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ सोडियम सल्फेट? इट इज़ Na2SO4। Na2SO4 आपको पहले से ऑलरेडी पता है। सोडियम का 23 है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सल्फ़र 32, ऑक्सीजन आपका 16 है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ऐड करके आपके पास आ जाएगा 142 ग्राम पर मोल। क्लियर? देन आ जाएगा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम को जनरली हम ना लीटर्स में मेजर करते हैं, लेकिन आपको पता है हमारे पास जो SI यूनिट्स हैं वो लेंथ वाइज हमारी सिर्फ क्या आती है, मीटर आती है। तो वॉल्यूम की SI यूनिट जो है वो क्यूबिक मीटर है। मोस्ट कॉमनली जो यूज़ करी जाती है दैट इज़ लीटर्स, बट लीटर SI यूनिट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज copper sulfide contains 66.6% copper and copper oxide contains 79.9% copper and sulfur trioxide contains 40% sulfur। तो बेटा यहाँ पे आपने क्या करना था कि यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि हमने सारे डाटा को पहले लिखना है। तो हमारे पास 3 कंपाउंड थे, तीनों का नाम लिख लेना आप लोगों ने। सबसे पहले कॉपर सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड एंड देन सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। उसके बाद में दोनों जो एलिमेंट्स हैं उनका कितना कितना परसेंटेज गिवन है, आपने सारा डाटा बना लेना है। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा आपसे ये है द रेशियो इन विच सल्फ़र एंड ऑक्सीजन कंबाइन विद फिक्स्ड मास ऑफ कॉपर। तो सल्फ़र एंड ऑक्सीजन कितने मास ऑफ कॉपर के साथ कंबाइन कर रहे हैं, उनकी रेशियो बतानी है। तो इसका मतलब कॉपर की फिक्सिंग करनी है हमने। तो सबसे पहले वाला कंपाउंड कौन सा है हमारा, कॉपर सल्फाइड। उसमें कॉपर कितना है, 66.6%। तो बाकी का सल्फाइड कितना है, 100 में से माइनस कर लो, अबाउट आ जाएगा 33.4%, ठीक है। 33.4% हो गया। कॉपर हमने फिक्स करना है, ठीक है। तो उसके बाद में सेकंड जो आपके पास सिचुएशन है कॉपर ऑक्साइड की, उसमें कॉपर 79.9% है। तो बाकी का ऑक्सीजन होगा, 100 में से माइनस कर दो इसको। तो जैसे 100 में से माइनस करोगे 21.1% आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, कॉपर के मास को 1 फिक्स करके सल्फ़र का भी निकाल लेना है मास एंड सेकंड कंपाउंड से ऑक्सीजन का भी निकाल लेना है। इसका सॉल्यूशन भी मैं सेंड करती हूँ। एंड आफ्टर दैट आपने क्या करना है, सल्फ़र एंड ऑक्सीजन का रेशियो निकाल देना है। तो इसको सॉल्व करके आपके पास जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, इट विल बी 2:1। क्लियर? Chemical compound always contain same elements in definite proportion। तो यहाँ तो क्वेश्चन से ही आंसर पता चल रहा है, हमेशा एक कंपाउंड में सेम ही एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, और एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होते हैं, और कोई मैटर नहीं करता कि आपने कंपाउंड कैसे बनाया है। ये स्टेटमेंट किसकी है, इट इज़ द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आपके पास है ए एंड बी। हाँ जी, ये बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी कि ए और बी के रिजल्ट्स हमें दे रखे हैं और हमें ये नहीं पता एक्यूरेट कौन है तो प्रिसाइज कौन है। सो लेट अस डिस्कस।
बेटा A and B, there are two students, they are performing same experiment and they are to find out the mass of an object. ठीक है, एग्जैक्ट रीडिंग आपको ऑलरेडी दे रखी है, इट इज़ 3 ग्राम. हेयर द ट्रू वैल्यू ऑफ द मास इज 3 ग्राम, 3.0 ग्राम. एग्जैक्ट वैल्यू पता है. अब स्टूडेंट ए पे फोकस करो. उसने 2 बार रीडिंग्स ली और दोनों बार वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं, 3.01 एंड 2.99. ज़्यादा खास का डिफरेंस है नहीं, दोनों नियर बाय ही हैं. और हमने क्या करना है, इसका एवरेज निकालना है. एवरेज आप कैसे निकालते हो, दोनों को प्लस करके 2 के साथ डिवाइड करोगे और डिवाइड करके आपका आंसर क्या बनेगा, 3 ग्राम. तो स्टूडेंट ए का जो एवरेज वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू द ट्रू वैल्यू. समझ रहे हो ना इतनी बात. तो इसका मतलब जो स्टूडेंट ए है वो एक्यूरेट है. एक्यूरेट कब होता है, व्हेन द एवरेज वैल्यू आइदर इट इज़ इक्वल टू द ट्रू वैल्यू और इट इज़ नियर बाय द ट्रू वैल्यू. ठीक है, तो स्टूडेंट ए एक्यूरेट हो गया. अब बात करते हैं स्टूडेंट बी की. उसकी 2 रीडिंग्स हैं, 3.05 एंड 2.95. ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और 2 के साथ डिवाइड करेंगे, एवरेज वैल्यू आ जाएगा. अगेन एवरेज वैल्यू आप देखोगे सॉल्व करके आएगा 3 ग्राम. तो बी की जो एवरेज वैल्यू है वो भी ट्रू वैल्यू के इक्वल आ रही है. तो इट मीन्स जो स्टूडेंट बी है वो भी एक्यूरेट है. क्लियर, एक्यूरेट तो दोनों हैं. अब बात करते हैं प्रिसाइज की. तो प्रिसाइज के केस में आपने ये देखना है कि जो स्टूडेंट ए है उसकी रीडिंग्स देखो, उसमें ज़्यादा डिफरेंस था रीडिंग्स में. ये तो नहीं है एक 3 है दूसरी 4 है ना. डिफरेंस बहुत कम है और एवरेज वैल्यू के साथ भी उसका डिफरेंस बहुत कम है. तो इसका मतलब इसकी रीडिंग प्रिसाइज है, गलती से नहीं इसकी आ गई है ट्रू वैल्यू की इक्वल. इसकी रीडिंग्स हैं ही अच्छी. ठीक है, लेकिन अगर स्टूडेंट बी की बात करें तो आप देखो एक रीडिंग उसकी 3.05 है, दूसरी 2.95 है. तो इसका मतलब बहुत सारा गैप है दोनों में. तो डेफिनेटली जो बी है वो प्रिसाइज नहीं है. तो हम लोग कहेंगे रिजल्ट्स ऑफ ए आर बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज. ओहो, लास्ट क्वेश्चन रह गया डिस्कस करने वाला. सो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं. हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन, आपका फर्स्ट कौन सा, 4.01. 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं. क्लियर है यहाँ पे सबको. एवरी ज़ीरो बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स विल ऑलवेज बी सिग्निफिकेंट. पावर को सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करना है. तो फर्स्ट की 3 हो गई, सेकंड की तो 4 ही हैं. थर्ड वाले की बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आई है, इट इज़ 100. तो बेटा जितने भी ज़ीरोज़ हैं अगर तो लेफ़्ट साइड पे हैं फिर तो हमेशा ही वो क्या होते हैं, इनसिग्निफिकेंट होते हैं. डजेंट मैटर डेसिमल पॉइंट है या फिर नहीं है. लेकिन अगर ज़ीरो राइट साइड पे हैं, ठीक है, तब क्या होता है, अगर तो डेसिमल है देन दे आर सिग्निफिकेंट, अगर डेसिमल नहीं है देन दे आर इनसिग्निफिकेंट. सो 100 में सिग्निफिकेंट फिगर आपका सिर्फ 1 है. ठीक है, 0 काउंट नहीं करोगे. लेकिन अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 1.00 तो डेसिमल के बाद वाले ज़ीरोज़ जो होते हैं वो आप क्या कंसिडर करोगे, यहाँ पे सिग्निफिकेंट कंसिडर करोगे. क्लियर, देन आंसर विल बी 3, 4, 1. होप इट इज़ क्लियर. और बेटा लॉग आउट करने से पहले अपना रिजल्ट एनालाइज ज़रूर किया करो. यहाँ पे चेक किया करो कि आपने कितने क्वेश्चंस जो हैं सही करे हैं या कितने क्वेश्चंस आपने गलत करे हैं. अच्छे से इसको एनालाइज करो. ओहो, यहाँ पे मैंने ऑप्शन गलत टिक कर दिया. फर्स्ट ऑप्शन ओके. तो स्टूडेंट ए आर बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज. रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट बी आर नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट. एक्यूरेट आर नाइदर, नो बेटा, यहाँ पे जो आंसर है वो इनकरेक्ट है. यहाँ पे सही आंसर आपका यही है. जो आपका ए है उसकी रीडिंग्स एक्यूरेट भी हैं एंड प्रिसाइज भी हैं. क्लियर, यहाँ पे गलती से टिक हो चुका है. ओके, आंसर ये मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया था. होप आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. दैट्स इट. ओके, और सारा एनालाइज करने के बाद देन लॉग आउट किया करो. ओके, अब किसी को कोई डाउट हो तो बता देना.